Welcome to my next video of the life process. In this video, I will discuss about the nutrition in the human beings. Nutrition of the human being includes ingestion, digestion, absorption, assimilation, egestion. मतलब ह्यूमन बीइंग के न्यूट्रिशन में ये सारे हेड्स को आपको ध्यान देना है, जिसमें इंजेशन है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन है, इजेशन है। इंजेशन में क्या होता है, जब कोई भी ह्यूमन बीइंग जो एटमॉस्फेयर से फूड इनटेक करता है उसे इंजेशन कहते हैं, और वही फूड जब फूड का कॉम्प्लेक्स फॉर्म डाइजेशन के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हम लोग भोजन में रोटी लेते हैं या चावल लेते हैं, तो रोटी में आपको इमीडिएटली स्टार्च मिलता है और डाइजेशन के बाद वही स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है डाइजेशन की प्रोसेस में। फिर आपको देखना है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, आपके इंटेस्टाइन में जब डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो सिंपलेस्ट न्यूट्रिएंट हमारे इंटेस्टाइन की वॉल में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और इंटेस्टाइन की वॉल में ब्लड कैपिलरीज होती हैं। तो वो जो सिंपलेस्ट न्यूट्रिएंट है, जैसे कि स्टार्च का डाइजेशन हुआ, ग्लूकोज बना, प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, अमीनो एसिड बनी, फैट का डाइजेशन हुआ तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बन गया। ये सारे सिंपलेस्ट न्यूट्रिएंट ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं। इंटेस्टाइन की वॉल में अवेलेबल जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वहाँ पे सारे न्यूट्रिएंट चले जाते हैं। इसी प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अब नेक्स्ट है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है, एसिमिलेशन में जब न्यूट्रिएंट ब्लड कैपिलरी में पहुंच गए, इसका मतलब वो ब्लड स्ट्रीम में सारे न्यूट्रिएंट पहुंच चुके हैं, सिंपलेस्ट न्यूट्रिएंट। और ये सारे न्यूट्रिएंट ब्लड स्ट्रीम के या ब्लड कैपिलरीज की हेल्प से बॉडी की सभी सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और सेल्स में जो वेरियस लाइफ प्रोसेस चलती रहती है उन सब में इन न्यूट्रिएंट का यूज होता है। तो आप कह सकते हैं यूज ऑफ द न्यूट्रिएंट बाय द सेल ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन। तो बॉडी के सेल द्वारा न्यूट्रिएंट को वेरियस लाइफ प्रोसेस में यूज कर लेने की प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है इजेशन। इजेशन में क्या होता है, जब डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो फूड का कुछ पोर्शन जो होता है उसका डाइजेशन नहीं हो पाता है, और उस अनडाइजेस्टेड फूड को हम वेस्ट कहते हैं। अनडाइजेस्टेड फूड को वेस्ट कहते हैं, और यही वेस्ट जब बॉडी से बाहर निकलता है तो इसी को इजेशन कहते हैं। अब हमें डाइजेस्टिव सिस्टम समझना है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आते हैं। तो पहले हमें देखना है एलिमेंट्री कैनाल क्या है। तो एलिमेंट्री कैनाल 9 to 10 मीटर लॉन्ग ट्यूब होती है, जो माउथ से लेकर एनस तक फैली होती है। माउथ, और पहले माउथ देखना है। तो माउथ इट इज अ ट्रांसवर्स स्लिट ऑन द फेस covered by upper lip and lower lip. So then buccal cavity. तो माउथ opens into a spacious cavity. माउथ जो है अंदर की ओर एक कैविटी में खुलती है जिसे बक्कल कैविटी कहते हैं, और बक्कल कैविटी में आपके टीथ होते हैं, टंग होते हैं, और साथ ही 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं। अब थर्ड देखना है फेरिंक्स। एलिमेंट्री कैनाल का थर्ड पार्ट है फेरिंक्स। Buccal cavity opens into a funnel-shaped cavity posteriorly called as pharynx. मतलब जो आपकी बक्कल कैविटी है वो पीछे की ओर एक फनल शेप्ड कैविटी में खुलती है, उसको pharynx कहते हैं। और pharynx is a common passage for the food and air both. मतलब pharynx के थ्रू फूड भी आपका पास होता है और एयर भी पास होती है। फिर ईसोफेगस की बात करेंगे, ये फोर्थ पार्ट है आपके एलिमेंट्री कैनाल का। इट इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब which starts from the pharynx. ये 25 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब होती है जो pharynx से स्टार्ट होती है और स्टमक में खुलती है, और जो है ईसोफेगस की जो ओपनिंग होती है उसे गलेट कहते हैं। अब हमें देखना है एलिमेंट्री कैनाल का फिफ्थ पार्ट है स्टमक। इट इज जे शेप्ड sac like structure located in the abdominal cavity below diaphragm on the left side. मतलब स्टमक जो होता है आपका वो जे शेप होता है, और आपके एब्डोमिनल कैविटी के जो है लेफ्ट साइड में लोकेट करता है, और डायफ्राम के नीचे होता है। डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम एक मस्कुलर सेप्टम होता है जो कि आपके थोरैक्स को
और नीचे एब्डोमेन को सेपरेट करता है। तो स्टमक आपके लेफ्ट साइड में होता है और आपका जो ईसोफेगस है वो स्टमक में खुलता है और स्टमक खुलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर हमें यह लिखा हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम में खुलता है। ड्यूडेनम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। फिर हमें देखना है 6 पार्ट है इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन जो होती है लगभग 8.5 से 9 मीटर लंबी ट्यूब होती है और इसके 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। और इसके बाद जो है दूसरा है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन लगभग जो होती है वो 1.5 मीटर के आसपास होती है, 1.6 मीटर होती है। इसमें भी 3 पार्ट है, सीकम, कोलन और रेक्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के दूसरे पार्ट में अभी तक हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल डिस्कस किया था। हालांकि वो सारी चीज़ें हम डायग्राम के थ्रू भी दिखा देंगे, अभी तो आपको नोट्स के बारे में बताया जा रहा है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में जो दूसरा पार्ट है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में सैलिवरी ग्लैंड आती है, लीवर आता है, पैंक्रियाज आता है। तो सबसे पहले हम सैलिवरी ग्लैंड डिस्कस करेंगे। तो आपकी बक्कल कैविटी में 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड होती है। फर्स्ट है आपका पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा है सबलिंगुअल ग्लैंड और तीसरा है सबमैंडिबुलर ग्लैंड। तो पैरोटिड और ये सारी ग्लैंड्स की लोकेशन आप समझ लें। पैरोटिड जो ग्लैंड होती है वो आपके कान के ईयर के बेस में और थोड़ा सा आगे की होती है, दोनों साइड में एक होती है। और जो सबलिंगुअल ग्लैंड है वो आपके जो टंग होती है, टंग के नीचे एक थ्रेड दिखता है। इस थ्रेड को लिंगुअल फ्रेनुलम कहते हैं। इस थ्रेड के दोनों तरफ यानी बक्कल कैविटी के जो फ्लोर है, फर्श है, उसके नीचे की ओर आगे की ओर 1 पेयर ग्लैंड होती है, उसको बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। और इसी मतलब जो बक्कल कैविटी की फ्लोर है उसमें पीछे की ओर जाएंगे तो सबमैंडिबुलर ग्लैंड दोनों साइड में एक एक पाई जाती है। तो इस तरह से 3 पेयर ग्लैंड होती है और तीनों ग्लैंड का फंक्शन होता है सलाइवा रिलीज करना। सलाइवा एक वाटरी सिक्रेशन होता है जिसमें 99% वाटर होता है और 1% में सैलिवरी एमाइलेज एक एंजाइम है और दूसरा लाइसोजाइम एक एंजाइम है और तीसरा है म्यूसिन प्रोटीन। ये 3 चीज़ें पाई जाती हैं। तो सैलिवरी एमाइलेज का फंक्शन क्या होता है, ये फूड की स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। स्टार्च कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है और माल्टोज जो है थोड़ा सिंपलर है, थोड़ा क्या बहुत सिंपलर है। स्टार्च में 1000 ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल हो सकते हैं और माल्टोज में केवल 2 ग्लूकोज होते हैं। तो इसका मतलब जो है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, वहीं बक्कल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है। तो जो दूसरा एंजाइम है लाइसोजाइम फूड के बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो भी फूड के साथ बैक्टीरिया जाते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही जो सलाइवा होता है, सलाइवा जो है फूड में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है जिससे कि फूड का बोलस बन जाए और टंग की हेल्प से वो आसानी से आपके ईसोफेगस में उतर जाए। अब हमें दूसरी ग्लैंड के बारे में समझना है। दूसरी ग्लैंड है लीवर। लीवर जो होती है बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड होती है और इसका वेट होता है 1.5 kg के आसपास होता है। और ये आपकी एब्डोमिनल कैविटी आप समझ रहे होंगे, ऊपर की जो रीजन इसे थोरैक्स बोलते हैं और नीचे का रीजन एब्डोमेन बोलते हैं। तो थोरैक्स के अंदर जो कैविटी होगी उसे थोरैसिक कैविटी और एब्डोमेन के में जो कैविटी होगी उसे एब्डोमिनल कैविटी बोलेंगे। तो एब्डोमिनल कैविटी के में लोकेट करती है, डायफ्राम के नीचे होती है और राइट साइड में लीवर होता है। लेफ्ट साइड में स्टमक, राइट में लीवर होता है। और लीवर से जो जूस निकलता है उसका नाम है बाइल जूस। और बाइल जूस जो होता है लीवर में एक छोटा सैक अटैच होता है, उसको गाल ब्लैडर बोलते हैं। तो बाइल जूस बनता लीवर में है लेकिन स्टोर होता है गाल ब्लैडर में। अब बाइल जूस क्या है, तो बाइल जूस एक अल्कलाइन जूस होता है या बेसिक जूस होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है, ये स्टमक में एसिडिक फूड रहता है, क्योंकि स्टमक की वॉल से HCl रिलीज होता है। तो वो जो एसिडिक फूड है वो नीचे इंटेस्टाइन में जब आता है तो उसी टाइम ये बाइल जूस रिलीज होने लगता है। तो एसिडिक फूड को बेसिक में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि इंटेस्टाइनल जूस के जो एंजाइम होते हैं और पैंक्रियाटिक जूस के एंजाइम होते हैं उस फूड पर अपना एक्शन ले सके। और जो इसका दूसरा फंक्शन है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में क्या होता है कि जो फैट की बड़ी ड्रॉपलेट होती है वो छोटी छोटी ड्रॉपलेट में तोड़ दिया जाता है बाइल जूस की हेल्प से।
और तो क्योंकि बाइल जूस में बाइल साल्ट होता है, और बाइल साल्ट जो होता है वही इसको तोड़ता है। अब बाइल जूस में बाइल साल्ट जो होता है बड़ी फैट ग्लोब्यूल को छोटी फैट ग्लोब्यूल में तोड़ देता है। इसी प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। क्योंकि और ये इसेंशियल इसलिए है क्योंकि जो है पैंक्रेटिक जूस के में जो पैंक्रेटिक लाइपेज है और इंटेस्टाइनल जूस में जो इंटेस्टाइनल लाइपेज है वो जो है उस पर एक्शन ले पाएगा तब जब इमल्सिफिकेशन हो जाएगा, फैट का इमल्सिफिकेशन हो जाएगा, तभी जो है पैंक्रेटिक लाइपेज और इंटेस्टाइनल लाइपेज उस पर अपना एक्शन ले सकेंगे। इसलिए इमल्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। और ये बोर्ड का भी क्वेश्चन भी है, इमल्सिफिकेशन क्या होता है। तो लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल बाय द हेल्प ऑफ बाइल साल्ट। इट इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। बाइल जूस में बाइल साल्ट होता है जो कि इंटेस्टाइन की बेसिक पीएच को मेंटेन करता है, और ये बेसिक पीएच इसेंशियल होती है पैंक्रेटिक जूस के एंजाइम और इंटेस्टाइनल जूस के एंजाइम फूड पर एक्शन ले सके। इसलिए इंटेस्टाइन की पीएच बेसिक होना जरूरी है, और ये बेसिक पीएच मेंटेन करता है बाइल साल्ट। अब हमें तीसरी ग्लैंड के बारे में समझना है, दैट इज द पैंक्रियाज। पैंक्रियाज इज अ मिक्स्ड ग्लैंड, दैट इज इट एक्ट एज एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। मतलब ये मिक्स ग्लैंड है जो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करती है और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करती है। इट इज लोकेटेड बिटवीन बोथ आर्म ऑफ ड्यूडेनम। ड्यूडेनम की दोनों आर्म के बीच में लोकेट करती है। ये ड्यूडेनम है व्हिच इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इनकी दोनों आर्म के बीच में ड्यूडेनम, ये पैंक्रियाज लोकेट कर रहा है। मैक्सिमम पोर्शन ऑफ पैंक्रियाज इज एंडोक्राइन। इसका अधिकतम भाग एंडोक्राइन है व्हिच सीक्रेट्स हार्मोन। एंडोक्राइन पोर्शन जो होता है वो हार्मोन रिलीज करता है, और वेरी लेस पोर्शन ऑफ इज एक्सोक्राइन। वो थोड़ा सा पार्ट इसका एक्सोक्राइन होता है, और एक्सोक्राइन पोर्शन जो होता है वो पैंक्रेटिक जूस रिलीज करता है। पैंक्रेटिक जूस में एंजाइम्स होते हैं, और वो एंजाइम, ये तीन एंजाइम आपको दिखाए गए हैं। पैंक्रेटिक एमाइलेज जिसको एमाइलोप्सिन भी कहते हैं, पैंक्रेटिक लाइपेज जिसको स्टिएप्सिन भी कहते हैं, और तीसरा जो एंजाइम है वो ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन है। पैंक्रेटिक एमाइलेज स्टार्च को तोड़ता है फूड की, और ये लाइपेज जो होता है ये फैट को डाइजेस्ट करता है। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। डायग्राम के थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम को समझना है, तो सबसे पहले हम माउथ का रीजन देखते हैं। ये आपका ये माउथ हो गया। माउथ के पीछे का जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड बक्कल कैविटी। इसे बक्कल कैविटी कहते हैं। और बक्कल कैविटी के पीछे का जो ट्रायंगुलर जोन आपको दिख रहा है दैट इज द फेरिंग्स। पीछे का ट्रायंगुलर जोन है इसे फेरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स जो होता है फनल शेप रीजन, फनल शेप होता है, और फेरिंग्स प्रोवाइड कॉमन पैसेज फॉर द एयर एज वेल एज द फूड। क्योंकि फूड माउथ से पास होगा और एयर या नॉस्ट्रल से पास होती है। नाक के छेद को जो पोर होता है उसे नॉस्ट्रल कहते हैं। अब आपके जो नेक रीजन में दो पाइप नजर आएगी, नेक रीजन में दो पाइप नजर आती हैं। एक होता है ये आपकी ट्रैकिया है, ट्रैकिया के ऊपर का पोर्शन दैट इज कॉल्ड लैरिंक्स। ये है ट्रैकिया, ये लैरिंक्स है। लैरिंक्स बोलते हैं साउंड बॉक्स को। इसके ऊपर जो ओपनिंग होती है इसको बोलते हैं ग्लॉटिस बोलते हैं। ग्लॉटिस से हवा अंदर जाती है। इसके ऊपर कार्टिलेज का एक फ्लैप लगाता है, इसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। और इसी के जस्ट पीछे की ओर एक पाइप और होती है दैट इज द ईसोफेगस, या ईसोफेगस को आप फूड पाइप कह सकते हो। और फूड पाइप की ओपनिंग को बोलते हैं गलेट। फूड पाइप की ओपनिंग को क्या कहते हैं? गलेट कहते हैं। तो गलेट से फूड पास होता है और ग्लॉटिस से हवा अंदर जाती है। तो जब भी आप स्वॉलो करते हो तो मतलब फूड स्वॉलो करते हैं तो एपिग्लॉटिस जो है, ये जो फ्लैप लगा है इसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को बंद कर लेता है, जिससे कि आपकी जो विंड पाइप है उसके अंदर फूड या वाटर ना जाने पाए। अब हम ईसोफेगस से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि माउथ का पोर्शन आपने देख लिया,
ये ईसोफेगस जो होती है वो 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब होती है। और ईसोफेगस जो है वो स्टमक में खुलती है। स्टमक में खुल जाती है, ईसोफेगस है। और ये ड्यूडेनम है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद जेजुनम स्टार्ट होता है। ड्यूडेनम, जेजुनम और ये लास्ट जो पॉइंट है दैट इज द इलियम। और ये जो फर्स्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, इसे सीकम कहते हैं। सीकम से एक ब्लाइंड डक्ट राइज होती है, इसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। और सीकम से एक वाइडर ट्यूब राइज होती है, ऊपर की ओर जाती है, दैट इज कोलन। कोलन ये ट्रांसवर्स कोलन है, ये डिसेंडिंग कोलन है, ये कर्व है दैट इज सिग्मोइड कोलन। ये आपका कोलन होगा, ये इन्वर्टेड यू शेप स्ट्रक्चर है पूरी, ये लार्ज इंटेस्टाइन है पूरा। ये आपका कोलन है, इसको आप असेंडिंग कोलन बोल सकते हो। इधर वाला है आपका डिसेंडिंग कोलन। और जो ये सीधी ट्यूब आई है दैट इज द रेक्टम। रेक्टम की ओपनिंग को, यहाँ पे जो ओपनिंग दिख रही है दैट इज एनस, ऐसा एनस कहते हैं। स्टोमक के जस्ट सामने राइट साइड में आपका लीवर होता है। लीवर, राइट लोब लीवर का, दिस इज द लेफ्ट लोब। राइट लोब से राइज होती है राइट डक्ट, लेफ्ट से राइज होती है लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। दोनों मिलकर बनाती कॉमन डक्ट, कॉमन हिपेटिक डक्ट। और लीवर से ही एक सैक अटैच होता है दैट इज अ गॉल ब्लैडर, इसे गॉल ब्लैडर कहते हैं। और गॉल ब्लैडर के बाद गॉल ब्लैडर से एक डक्ट राइज होती है दैट इज द सिस्टिक डक्ट। और ये जो कॉमन हिपेटिक डक्ट है ये वाली, ये इससे मिल जाती है और दोनों मिलकर बनाती है कॉमन बाइल डक्ट। और ड्यूडेनम, इसको ड्यूडेनम कह रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। और दोनों आर्म के बीच में ये पैनक्रियाज है इसका। पैनक्रियाज, और पैनक्रियाज से एक डक्ट आती है दैट इज अ पैनक्रियाटिक डक्ट। और ये कॉमन बाइल डक्ट ऊपर आ रही थी, कॉमन बाइल डक्ट आके से मिल जाती है और दोनों मिलकर खुलती हैं ड्यूडेनम में। तो ड्यूडेनम में जब दोनों को मिलकर एक कॉमन डक्ट बनाती हैं तो इसे बोलते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। और ऊपर से बाइल जूस ड्यूडेनम में आ रहा होता है, इधर से पैनक्रियाटिक जूस ड्यूडेनम में आ रहा होता है। अब हम स्टोमक पे आते हैं। ईसोफेगस जहाँ स्टोमक में खुलता है उस जगह पर एक मस्कुलर स्फिंक्टर लगा होता है या रेगुलेटर लगा होता है, इसे बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर जो होता है वो फीडिंग के बाद, यानी भोजन कर लेने के बाद फूड को रिवर्स ईसोफेगस में जाने से रोकता है।
और फिर जो है कार्डियक मतलब ये जो स्टमक है, स्टमक और ड्यूडेनम की जहाँ ओपनिंग होती है यहाँ पर भी एक रेगुलेटर लगा होता है या स्फिंक्टर लगा होता है, इसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। इसका नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर। जब हम फीडिंग कर रहे होते हैं उस टाइम ये स्फिंक्टर बंद रहता है और फूड को नीचे इंटेस्टाइन में उतरने से या ड्यूडेनम में उतरने से रोकता है। और फिर आपका लीवर के बारे में हो गया, लीवर में बायजूस बनता है और ये आपकी जो है डक्ट का नाम है, ये है लेफ्ट हिपैटिक डक्ट और ये भी राइट हिपैटिक डक्ट है। ठीक है, तो ये लीवर के कनेक्शन के बारे में हम आगे अभी नेक्स्ट डायग्राम में एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल आप इंटेस्टाइन में समझ ही चुके हैं। फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम और सेकेंड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का जेजुनम है और लास्ट पार्ट है, ये लास्ट कॉइल पार्ट है, दैट इज द इलियम। इस तरह से। और जो अपेंडिक्स के बारे में बात हो रही थी, जो सीकम, ये फर्स्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का और इलियम लास्ट पार्ट है। इसके जो सीकम से एक ब्लाइंड डक्ट राइज होती है, दैट इज अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का काम होता है सेलुलोज डाइजेशन में हेल्प करना। पहले हमारा एंसेस्टर में सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करता था, बट नाउ इट इज द वेस्टिजियल ऑर्गन, इट इज नो लॉन्गर इन यूज। अब ये यूज में अपेंडिक्स नहीं है। और यहाँ पे एनएस आप जो देख रहे हो, एनएस के थ्रू वेस्ट बाहर निकलता है और यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर लगा होता है। जैसे सपोज कर लेते हैं ये आपका कोलन का पोर्शन हो गया, ये रेक्टम है, जैसे हम रेक्टम कह रहे हैं और रेक्टम की ओपनिंग को एनस कहते हैं और यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर लगा हुआ है, दैट इज नोन एज एनल स्फिंक्टर। और एनल स्फिंक्टर जो होता है स्टूल डिस्चार्ज को रेगुलेट करता है, स्टूल या वेस्ट डिस्चार्ज को रेगुलेट करता है। अब हम इस डायग्राम में लीवर और पैंक्रियाज और उनसे रिलेटेड डक्ट्स के बारे में डिटेल में देखेंगे। देखिए ये स्टमक है, स्टमक के सामने लीवर होता है, ये लीवर का राइट लोब है और ये हो गया लेफ्ट लोब। तो राइट लोब से जो डक्ट राइज होती है उसका नाम है राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट लोब से जो डक्ट राइज होती है उसको बोलते हैं लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। तो ये इसको लेवल कर रहे हैं LHD और इस डक्ट को लेवल कर रहे हैं RHD। R फॉर राइट, L फॉर लेफ्ट, H फॉर हिपैटिक, D फॉर डक्ट। और ये आपका लेफ्ट लोब है लीवर का, लेफ्ट लोब, ये राइट लोब है ऑफ लीवर। अब देखना है राइट लोब से जो सैक अटैच होता है इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर और गॉल ब्लैडर से एक डक्ट निकलती है, इसका नाम है सिस्टिक डक्ट। इस डक्ट का नाम है सिस्टिक डक्ट, CYSTIC, सिस्टिक डक्ट। दिस इज द duodenum, दिस इज पैंक्रियाज और पैंक्रियाज से एक डक्ट राइज होती है। अब आप देख रहे हैं सिस्टिक डक्ट और जो राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट के मिलने से एक कॉमन डक्ट बनती है, इसको लेवल कर दिया गया है CHD, C फॉर कॉमन, H फॉर हिपैटिक, कॉमन हिपैटिक डक्ट। कॉमन हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट मिलकर बनाती है कॉमन बाइल डक्ट, मिलकर बनाती है कॉमन बाइल डक्ट। और पैंक्रियाज से जो डक्ट आती है उसका नाम है पैंक्रियाटिक डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट मिलके एक कॉमन डक्ट बनाती है, इसका नाम है हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। दिस डक्ट इज कॉल्ड एज हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। ये आप देख रहे हो, दिस इज द पैंक्रियाटिक डक्ट और
और स्ट्रक्चर को इसलिए पैंक्रियाज बोलते हैं। यहाँ पे इसोफेगस है, यहाँ पे जो स्फिंक्टर लगा है इसे कार्डियक बोलते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर। ये वाला है पाइलोरिक स्फिंक्टर। इसी डायग्राम में आपको बताया भी गया था। जो कार्डियक स्फिंक्टर है वो इसोफेगस की ओपनिंग को स्टमक में रेगुलेट करता है, और जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है ये स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में जो ओपनिंग है उसको रेगुलेट करता है। अब हम यहाँ पे जो डक्ट देख रहे हैं हेपेटो पैंक्रेटिक डक्ट, इस डक्ट के थ्रू पैंक्रेटिक जूस भी आता है ड्यूडेनम में, और जो लीवर से बाइल जूस आ रहा है वो भी आता है। मतलब ये कॉमन डक्ट है जो कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रेटिक डक्ट दोनों के मिलने से बनी है। ये ड्यूडेनम है, फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर ये मैग्नीफाइड व्यू है लीवर, पैंक्रियाज और उनसे रिलेटेड डक्ट्स के बारे में। तो इस तरह से आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा अच्छी तरह से बता दिया गया है। हम नेक्स्ट वीडियो में फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। टिल देन गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।